Students, today we will do our second class of inventory. In last class, we have understood how to calculate closing stock using FIFO method, LIFO method. Today we will go a step ahead and we will see कि सिंपल एवरेज से अपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज के यूज़ करके अपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. सबसे पहले सिंपल एवरेज जब मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल एवरेज क्या होता है. इसमें हम कुछ भी वेटेड नहीं ले रहे, करेक्ट. अगर मैं बोलूँ कि आई परचेज 100 यूनिट 50 रुपीज़ का एंड 200 यूनिट्स 100 रुपीज़ का, और मैं अगर आपको सिंपल एवरेज निकालने बोलूँ तो सिंपल एवरेज क्या होगा. 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 75. ठीक है. बट इफ़ आई टेल यू कि आप इसका वेटेड एवरेज निकालिए तो हाउ विल यू कैलकुलेट. आप जो यूनिट्स है उसको वेट ले लेंगे, क्योंकि 100 यूनिट अगर मैं 50 रुपीज़ का बाई किया तो उसको 100 वेट हो जाएगा इसका, प्लस अगर मैं 200 यूनिट्स 100 रुपीज़ का बाई करता हूँ तो उसका वेट 200 हो गया एंड डिवाइड नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स. ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो सिंपल एवरेज में हम लोग जितना यूनिट्स है उसको एज ए वेट कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि वेटेड यूनिट में हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स को वेट्स की तरह कंसिडर करते हैं. ठीक है, आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें कि फीफो, लीफो एंड सिंपल एवरेज का एक सम में तीनों में अगर हम करके देखें तो क्या डिफरेंट सॉल्यूशन होता है वो दिखाया गया है. ठीक है, लेट्स सी दैट सम. इसमें बोल रहा है कि 10th जनवरी को 500 यूनिट वी हैव रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 50. ठीक है, 50 रुपये का. एंड 15 जनवरी को 60 रुपीज़ के रेट में 500 यूनिट्स और रिसीव किए. और 20th जनवरी को वी हैव सोल्ड 500 यूनिट्स. ठीक है, तो अगर लीफो, फीफो एंड सिंपल एवरेज में इसका आंसर्स क्या क्या होगा वी विल सी. फीफो में क्या होता है. फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है जो सबसे लास्ट में आपने परचेज़ किया है दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट. लीफो में वाइसा वर्सा, जो हम सबसे लास्ट में परचेज़ कर रहे हैं दैट वी आर सेलिंग फर्स्ट मीन्स जो हम सबसे पहले परचेज़ किया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है. सिंपल एवरेज में इररिस्पेक्टिव ऑफ दी पहले परचेज़ किए बाद में परचेज़ किए जो रेट जो कैलकुलेट हो रहा है इज अ सिंपल एवरेज ऑफ जो आपने पहले परचेज़ किया लास्ट परचेज़ किया सिंपली एवरेज कर देते हैं. उस रेट से जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बाकी है उसको मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले फीफो में मैंने क्या बोला आपको, जो सबसे पहले बाई करेंगे वो सबसे पहले सेल करेंगे. जो क्लोजिंग स्टॉक है मतलब जो सबसे लास्ट में जो है अपने बुक्स जो परचेज़ की है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, इस केस में अपने लास्ट में क्या परचेज़ किया है ये, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट ये चला गया तो बाकी ये रह गया. ठीक है. सिंपल एवरेज में सिंपली अपने 50 एंड 60 का वेटेड सिंपल एवरेज किए जो कि 55 आता है. ठीक है, 500 यूनिट्स बाकी रह गया. 500 आया था, 500 वापस परचेज़ किया माइनस 500. ठीक है, तो 500 यूनिट्स बाकी रह गया. 500 यूनिट्स को एट द रेट 55 करके मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिए. सिंपल. वेटेड एवरेज मैं आपको ऊपर एग्जांपल दिखाया कि जब 100 यूनिट्स अगर हम 100 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं, 200 यूनिट्स अगर 50 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं या जो भी नंबर्स था, तो अपने वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं. द सेम थिंग हेयर इट इज़ फॉर्मूला दिया हुआ है. आप बस बेसिक याद रखिए, आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते चलिए. On the basis of the data given in illustration 2 and 3, calculate the weighted average price and also the value of closing stock by weighted average method. अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 में जो डेटा दिया हुआ था उससे अपने वेटेड एवरेज निकालेंगे. ठीक है, चलिए ऊपर देखते जाते हैं.
4th दिसंबर को वी हैव परचेज 900 यूनिट्स एट 50 रुपीज़, ठीक है। 10th को इतना परचेज, 10th को 400 यूनिट्स परचेज़ किए हैं। आप अपने कॉपी में खोल लीजिए सो डैट जब मैं सम्स कर रहा हूँ मैं अपने यहाँ पे बुक में खोल लिया हूँ सो डैट अपने यहाँ पे बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, ठीक है। एक सेकंड मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। पेज नंबर क्या है? 4 पॉइंट चलिए 4th दिसंबर को 500 यूनिट्स अपने परचेज किए एट द रेट 50, ठीक है। तो 4th दिसंबर को अपना रिसिट हुआ है 900 यूनिट एट द रेट 50, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 4th दिसंबर का कुछ अपने इशू नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक यही होगा। वेरी सिंपल, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 5th दिसंबर को आपने 500 यूनिट्स सेल किए, ठीक है। 500 यूनिट्स अगर सेल किए तो अपना इशू कितने प्राइस में करेंगे? ये प्राइस में करेंगे, ठीक है। अभी आप ये हम लोग ना कुछ परचेज सेल मतलब कि शॉप वगैरह में, दुकान वगैरह में नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट दी स्टोर्स का हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जितना प्राइस में आ रहा है उतना प्राइस में ही जा रहा है। एक स्टोर है वो परचेज करता है, यूनिट्स रखता है, प्रोडक्शन में यूनिट सेंड कर देता है, ठीक है। उस तरीके से देखिएगा इसको। तो अभी इसका वैल्यू कितना है स्टॉक का? 50 रुपये है। ये और एक ही परचेज़ किया है, 50 रुपये में ही इशू कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 500 चला गया, बाकी कितना रह गया? 400, ठीक है। अभी तक वेटेड एवरेज का कोई सीन आया नहीं इसमें। अब आइए 10th ऑफ दिसंबर को 400 यूनिट्स परचेज कर रहा है डेट 55, ठीक है। तो रिसिट किए अपने 400 यूनिट्स एट द रेट 55, ठीक है। अब देखिए, अब 400 हमारे पास ऑलरेडी था 50 रुपीज़ में, अब 400 हमें परचेज़ कर रहे हैं 55 में। तो 400 अगर था 50 रुपीज़ में, 400 और परचेज़ कर रहे हैं 55 में। अगर वेटेड एवरेज बोलूँ तो मैं 400 इंटू 50, ठीक है, प्लस 400 इंटू 55 डिवाइड बाई 800, ठीक है। कितना आएगा ये? 52.5। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक का एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 52.5। सिंपल ना। तो अपने 10th ऑफ दिसंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू करेंगे वो 52.5 में करेंगे, ठीक है। आइए 11th दिसंबर को क्या हुआ है? 300 यूनिट हम लोग और परचेज़ कर रहे हैं 55 में, ठीक है। अगेन अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा। लास्ट क्या है? 800 हम लोग कितना में करके रखे हैं? 52.5 में करके रखे, ठीक है। और अभी कितना परचेज़ कर लिए? 300 परचेज़ कर लिए एट द रेट 55, ठीक है। 1100 से डिवाइड करके हमें एक वैल्यू आएगा जो कि 53.18 होगा। अंडरस्टूड? ये 800 ऑलरेडी हमारे पास 52.5 में है, ठीक है। 300 यूनिट्स और परचेज़ कर रहे हैं 55 रुपीज़ में। अंडरस्टूड? तो क्लोजिंग स्टॉक अपने वेटेड एवरेज वापस निकालो। क्लियर ना? 19th ऑफ दिसंबर को और 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं 60 रुपये में, सेम एडजस्टमेंट, ठीक है। अब 1100 इंटू 53.818 हो जाएगा, प्लस 200 इंटू 60, ठीक है। वैसे करके वेटेड एवरेज करके निकालना है। वेरी सिंपल ना। अभी तो सेम एडजस्टमेंट चले जा रहा है, ठीक है। अब 20 दिसंबर को अब हम देखिए हमारा लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस कितना है? 54.23। तो जब हम इशू करेंगे ना तो इसी प्राइस में करेंगे हमेशा,
ठीक है। वेटेड एवरेज में जो लास्ट हम जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जिस रेट में, उसी रेट में इशू करेंगे, ठीक है। तो अब 700 चला गया तो इशू हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब हम 800 जब परचेज कर रहे हैं तो 47 के रेट में कर रहे हैं, तो अगेन हम अपना क्लोजिंग स्टॉक को वेटेड एवरेज निकालेंगे, ठीक है। जब इशू करेंगे तो हमेशा लास्ट जो एवरेज अपने जो एवरेज निकाले उसी रेट पे इशू करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और जब भी इशू हो रहा है ना अपना, देखिए अपने लास्ट अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है 1500 इंटू 50.37, ठीक है। अगर हमको वेटेड एवरेज निकालना भी पड़े क्लोजिंग स्टॉक का तो सेम आएगा, हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज हम इशू भी तो उतने रेट में कर रहे हैं ना, 500 इंटू 50.37, ठीक है। अगर हम 1000 से डिवाइड भी करेंगे तो सेम 50.37 ही तो आएगा। अंडरस्टूड। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा में जाएंगे, अगर मैं करूं 100 इंटू एक्स, ठीक है, अगर मैं माइनस किया हूँ 20 यूनिट्स एक्स रेट में ही, ठीक है, अगर मैं एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 100 माइनस 20, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 80 यूनिट जो रिमेनिंग यूनिट्स है, ठीक है, तो दिस गॉन, तो एक्स ही तो रह जाएगा, तो यही हमेशा क्लोजिंग यूनिट्स रहेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई यूनिट आ रहा है वेटेड एवरेज निकालेंगे, जब इशू करेंगे तो लास्ट वेटेड एवरेज जब निकाले हैं उस पर ही होगा, ठीक है। जब माइनस हो रहा है, अभी अलजेब्रा से मैं आपको सॉल्व कर दिखाया, हमेशा एक्स आएगा, मतलब कि वही रेट आएगा, ठीक है। तो ये जिस रेट में इशू कर रहे हैं वही रेट्स में हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, ओके। तो एट द एंड हमारा 1000 यूनिट्स बाकी रह गया एट द रेट 50.37, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए एक तो तरीका है इन्वेंट्री निकालने का, वो है मार्कअप के थ्रू, ठीक है। अभी एग्जांपल में जाता है, आई एम गिविंग यू दिस। सपोज करिए एक सपोज एक चॉकलेट का दुकान है, एक शॉप है जो कैडबरी रखता है, ठीक है। वो 100 यूनिट्स परचेज किया एट 10 रुपये पर यूनिट का दाम है, या 8 रुपये समझ लीजिए, ठीक है, सॉरी 8 रुपये पर यूनिट का दाम है, ठीक है। वो सेल कर रहे 10 रुपये में, ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर आपको 31 मार्च 2022 को उसके बुक्स में इतना स्टॉक पड़ा है जिसका सेल्स वैल्यू 100 रुपये है, आई एम सो सॉरी, सॉरी गाइस। सो मैं आपको बोल रहा था, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो 100 यूनिट्स बाई करते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क 8 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। वो सेल करते हैं 10 रुपया पर यूनिट पे, ठीक है। इफ़ आई टेल यू 31 मार्च को उसके पास इतना स्टॉक है जिसका सेल्स वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो उसके पास कितना यूनिट, उसका जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो कितना रुपए है? मेरे सर ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर 100 रुपये अगर सेलिंग वैल्यू है जिसका इन्वेंट्री का, तो मतलब 10 यूनिट बाकी है, ठीक है। एक यूनिट का दाम 8 रुपये है, तो 80 रुपये का इन्वेंट्री है, करेक्ट। तो बहुत सिंपल है ना। बस अभी यही सिंपल चीज़ को ये लोग थोड़ा सा बेसी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको फ्रेड दे देगा, आपको एक परसेंटेज निकालने बोल देगा, वही खेलेगा आपके साथ, ठीक है। तो अपने
कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे निकालना है? अपने सम्स में जाते हैं। XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, ठीक है। वो गुड रिसीव किया 15,750 का, उस पर 3% डिस्काउंट मिला इसको और 11% का सेल टैक्स लगा, ठीक है। एक बात बताइए, टैक्स किस पे लगता है? नेट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू पे, ठीक है। ये लिख लीजिए कॉपी में, हमेशा नेट ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर आप 1 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हैं, 10,000 माइनस हो गया, ठीक है, रिबेट मिल गया आपको, 90,000 पे आपका GST लगेगा, ठीक है। हमेशा आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस पे ही टैक्स लगता है, ओके। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि उसको उसका क्रेडिट वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500, ठीक है। सेल्स कितना हुआ है? 224500, ठीक है। सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वही 100 रुपये का जो इन्वेंट्री बाकी रह गया है, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं अपने फाइंड आउट द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। बहुत ईजी है। सबसे पहले ये जो अमाउंट है, इसको हमको 3% रिबेट मिल रहा है, ठीक है। एक अमाउंट आएगा 15,750 पे 3% माइनस कर दीजिए, फिर वो जो अमाउंट आया इस पे 11% टैक्स लगा, तो एक अमाउंट आया, ठीक है। इस अमाउंट पे हमको क्या लगा? फ्रेट एंड पैकेजिंग लगा, ठीक है। तो टोटल हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट ये हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है? इतना सेल्स हुआ है, ठीक है। और सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब इतना इन्वेंट्री हमारे पास बाकी है, ठीक है। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा मार्कअप बताएगा। अगर आप ये समझे नहीं तो हम वापस समझाते हैं। सपोज करिए हम 1,000 रुपये का कोई गुड्स परचेज किए, ठीक है, गुड्स परचेज्ड। अब आज तक हम 1,200 रुपये का सेल कर चुके हैं, ठीक है। उस यूनिट से हम बोले मेरे पास 300 रुपया ऐसा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है जो सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पड़ा हुआ है जिसको हम और सेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 1,500 रुपये का हम 1,000 रुपये से सेल कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कि वी आर चार्जिंग 50% मार्कअप ओवर आवर इन्वेंट्री। मतलब 1,000 रुपये का हम 50% प्रॉफिट रख रहे हैं, 1,500 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? 1,000 रुपये अगर हम गुड्स को परचेज किए हैं और 1,200 का सेल कर दिए, 300 का सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, तो हम टोटल मार्कअप कितना कर रहे हैं? ठीक है, 1,500 रुपया हम इस यूनिट से कमा सकते थे। मतलब जो 1,200 जो सेल किया है उसमें हमारा इन्वेंट्री कितना लगा है, ठीक है। मतलब 50% हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 800 रुपये का इन्वेंट्री लगा, 200 रुपया हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सम्स के थ्रू देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डिस्काउंट करना है, ठीक है। जो जितना आपको डिस्काउंट मिला, जो ये नेट ऑफ डिस्काउंट प्राइस है, हमेशा नेट ऑफ डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ही सेल टैक्स लगता है, ठीक है। इसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री हम कितना सेल किए, इतना का, और आज भी हमारे बुक्स में इतना सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाकी है, ठीक है। मतलब अगर इतना दोनों हम ऐड कर देते, इतना रुपया हम कमा सकते थे इतना रुपया खर्च करने के बाद। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो अपना ये कॉस्ट आ गया, एंड अपने क्लोजिंग अपना सेलिंग प्राइस क्या होगा, अपना सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ये है, ठीक है। और अपने पास में इतना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, इसका सेल्स वैल्यू इतना है,
तो अपने इतना रुपया लगा के इतना रुपये का इन्वेंट्री, इतना रुपया सेल कर सकते थे, ठीक है। तो अगर अपने इतना का सेल कर दे तो अपना प्रॉफिट कितना होता, इतना अपना प्रॉफिट होता। तो 696,659 अगर अपने जीपी मार्जिन निकाले तो दिस शुड बी आवर जीपी मार्जिन, दैट इज़ 28.09%, ठीक है। सो अपने क्लोजिंग स्टॉक में जो कि अपना 2,35,000 है, इसमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो सिंपली अपने अगर इसको 28.09% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Illustration number 7. From the following information, calculate the historical cost of closing inventory. सेम सम से होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन्वेंट्री टेकिंग। आप लोग जो अपना आर्टिकलशिप करेंगे ना, तो उस समय आप लोग को आपके बॉस क्लोजिंग जब होगा, जब सपोज करिए 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो बोलेंगे इस कंपनी का जाके आप इन्वेंट्री टेकिंग करके आइए, ठीक है, कितना इन्वेंट्री है। तो उसमें क्या चैलेंज होता है, अब बहुत बार क्या होता है 31 मार्च को ऑडिटर्स जा नहीं पाते या कोई मैनेजमेंट अपना इन्वेंट्री नहीं करवा पाता है, ठीक है। पर बुक्स में तो हम लोग 31 मार्च को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इससे इशू क्या होता है कि हम करेक्ट इन्वेंट्री कैसे निकालें, ठीक है। अब सपोज करिए 31 मार्च को इन्वेंट्री नहीं हो पाता, आप लोग कैडबरी का एग्जांपल से समझेंगे तो कैडबरी, ठीक है। 31 मार्च को 100 यूनिट हमारे पास कैडबरी सिल्क रहता है, ठीक है। अब हम इन्वेंट्री ले रहे हैं, सपोज करिए इन्वेंट्री हो रहा है हमारा 7 अप्रैल को, ठीक है। अब इसके बीच में तो हम सेल भी किए, परचेज भी किए, और यहाँ पे इन्वेंट्री दिखा रहा है 150, तो हम 150 तो ना मान लेंगे, हमको तो 100 में आना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट्स हम यहाँ इसके बीच में जो सेल किए, ठीक है, अगर हम 100 यूनिट सेल किए तो 100 यूनिट हम यहाँ से प्लस करेंगे, ठीक है। और सपोज करिए अगर हम परचेज किए हैं 150 यूनिट, तो 150 यूनिट अगर 150 यूनिट हम परचेज किए हैं तो 150 यूनिट उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 150 100 यूनिट परचेज किए तो 150 यूनिट माइनस किए, तो दिस शुड कम बैक टू 100 यूनिट जो अपना 31 मार्च को अपना क्लोजिंग बैलेंस था कैडबरी का, ठीक है। सो व्हाट वी डू, जो सेल कर रहे हैं वो तो हमारे पास था कभी इन्वेंट्री, तो उसको ऐड कर रहे हैं। जो परचेज कर रहे हैं वो तो 31 मार्च के बाद आया ना, तो वो तो इन्वेंट्री में आना नहीं चाहिए, तो उसको माइनस करेंगे। अंडरस्टूड। सपोज करिए हम लोग 7 जनवरी को इन्वेंट्री ले रहे हैं, जिसका है 785 हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू है, ठीक है। परचेज़ किए हैं, अगर आप देखेंगे परचेज़ जितना किए उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अगर जो परचेज़ किया तो हमारा 1 जनवरी को नहीं था ना, वो तो उसके बाद में हमने परचेज़ किए, तो वो ऐड अप होकर रखा है इसमें, तो उसको हटा देंगे यहाँ से। और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बस सेलिंग प्राइस तो इन्वेंट्री नहीं है ना। आप इन्वेंट्री 100 रुपये का बाई कर रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये रेट है, अगर 100 यूनिट 10 रुपये के रेट से 1000 रुपया। अब और परचेज़ किए 50 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, और 500 आ गया। पर आप जो सेल कर रहे हैं, आप अगर सपोज़ करिए 40 यूनिट सेल कर दिए, ठीक है,
तो आपका तो सेल रेट 12 रुपये, तो 12 रुपये तो नहीं लेंगे अपने, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 10 रुपये था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितना है, अंडरस्टूड। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 1 फरवरी को हमारा 1 अप्रैल को हमारा इन्वेंट्री है 142,500, ठीक है। कितना परचेज किए हम, 762,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 1.5 लाख। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 60,500। एडमिन 30,000। फाइनेंशियल चार्जेस 21,500। सेल्स कितना का किए, 12,4500 का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च इतना अ सम ऑफ इतना वॉज रिटन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000 and sold during the year for इतना, bearing the transaction relating to this item the gross profit earned is 20%। नॉर्मल जीपी कितना है, 20%, ठीक है। एक आइटम है जिसको हम 50,000 में परचेज किए थे, उसको हम 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे, ठीक है। एंड उस आइटम को हम 45,000 में सेल किए, मतलब 50,000 का कुछ था, उसमें से हम 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे, ठीक है। अब जो 32,500 का था उसको हम 45,000 में सेल किए, ठीक है, 45,000 में सेल किए। अपने एक एक चल रही है, देखते क्या किया लोग, ठीक है। इसमें करना क्या है, ascertain द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए 1 अप्रैल 2019 को हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना है, इतना है, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो इसमें ये वाला इन्वेंट्री भी है ना, जो 32,500 का, जो 50,000 का हम परचेज़ किए थे, जिसमें 17,500 माइनस कर दिए थे, तो 32,500 वाला इन्वेंट्री भी इसमें है, ठीक है। ये कब सेल हुआ था, वह सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑलरेडी सेल हो गया था, ठीक है। तो अगर हम इसमें से अपना एवरेज मतलब कि नॉर्मल इन्वेंट्री निकालें तो 1,10,000 का नॉर्मल इन्वेंट्री है, ठीक है। हम और परचेज़ कितना किए, 7,62,000 का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल बी एडेड इन द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो 10,225,500 का हमारे पास नॉर्मल परचेज़ है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोग माइनस कर रहा है कि हम प्रॉफिट निकाल पाए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 1245, दिस इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर हम इसमें से भी अब नॉर्मल जो हम सेल किए हैं 45 को उसको माइनस कर रहे हैं, तो 12 लाख हमारा सेल है। हम कितना परसेंट मार्जिन रख रहे हैं, 20%, ठीक है। हम इसको अगर हम नॉर्मल परचेज़ कर दिए, इसको भी अगर नॉर्मल सेल कर दिए, तो हम माइनस भी तो नॉर्मल करेंगे ना 20%, तो हम 9,60,000 का हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। सो हमारा इन्वेंट्री 31 मार्च को कितना हो गया, 62,500, ठीक है। दिस वॉज वेरी सिंपल राइट। हम आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया 1 अप्रैल का, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में आने बोला है, परचेज़ का वैल्यू दिया, सेल्स का वैल्यू दिया है। परचेज और सेल में एक नॉर्मल एंट्री बोला था, उसको हटा के हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख रखा है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हटाने के लिए वो तो वैसे भी सेल हो चुका है, उसका तो ना क्लोजिंग में इफेक्ट ही नहीं आना चाहिए, करेक्ट। तो हम उसको अपने परचेज से भी हटा दिए, उसको सेल से भी हटा दिए, ओके। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, एक ट्रेडर है जो 31 मार्च को हर साल अपना बुक्स क्लोज करता है, ठीक है। बट कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण
15 अप्रैल तक वो इन्वेंट्री नहीं ले पाया, ठीक है। और ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड इन हिज गोडाउन केम टू 5 लाख। 15 अप्रैल को कितना अमाउंट था उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 5 लाख रुपया, ठीक है। 4,10,000 रुपये का तो वो सेल किया है इस पीरियड में, ठीक है। परचेज कितना का किया? 5340, 50,340 रुपये का परचेज किया है। सेल्स रिटर्न कितना का किया है? 10,000 रुपये का, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड 20% ऑन सेल्स। अगर 120 रुपये दाम है तो 20% ऑन सेल, मतलब कि 96 में उसका परचेज प्राइस होगा। अंडरस्टूड? 20% ऑन सेल्स इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। चलिए, कॉस्ट ऑफ अपना 5 लाख रुपीज़ अपना 15 अप्रैल को था। हम जब आपको बताया था उसके बीच में जो भी अपना 31 मार्च और 15 अप्रैल, इसके बीच में जो भी परचेज़ किए हैं, इसके कारण इन्वेंट्री इन्फ्लेटेड है, तो इस परचेज़ को माइनस करना पड़ेगा। जो सेल की है इसके कारण इन्वेंट्री डिफ्लेटेड है, तो सेल्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग सेल्स कितना का किए? 4,10,000 का सेल्स किया, उसमें से 10,000 सेल्स रिटर्न, नेट सेल किया 4 लाख रुपए का, ठीक है। 20% हमारा ऑन सेल्स है, मतलब 3,20,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। परचेज जितना किए हैं 50340 उसको ऐड कर देंगे। सेल्स परचेज, कैश परचेज, कैश सेल्स, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी इजी है। इलेवन में क्या है? फीफो में कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, आपको आता है, बहुत इजी है ये, ठीक है। ये तीनों सम्स आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है।